हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि 29/11/2022 को एनवीएस रिक्वायरमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है जनरल पेपर का आंसर की लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। कल ही आंसर की आया था और इसके जो 40 सवालात पूछे गए हैं जनरल पेपर में और क्वालिफाइंग पेपर में 30 सवालात, वो सारे सवालात को हम लोग आज देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है नवोदय विद्यालय समिति का है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पेपर नवोदय विद्यालय समिति 2022 का है जो नवंबर 29/11/2022 जैसा कि आप स्क्रीन पर तो देख ही पा रहे हैं को मुनक़द हुआ था। 3 से 6 यानी इवनिंग शिफ्ट का है ये, और उर्दू का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जनरल का जो क्वेश्चन है वो सब देखेंगे। ये सारे सवालात केवीएस, DSSB, आर जो राजस्थान टेट होता है, ये हरियाणा टेट, ये सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी जो है कारआमद होंगे। खासकर अभी जो केवीएस की वैकेंसी आई है उसके लिए तो बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। तो केवीएस के जनरल पेपर के लिए आप इसको देखना ना भूलें, बने रहें वीडियो के अंत तक। तो देखते हैं आज का पहला सवाल ये है। देखिए इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आपको जिसमें अच्छा लगता है उसमें आप देख सकते हैं। मैं हिंदी के सवालों को देखूंगा। पहला सवाल यह था कि नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, नहीं है ना, कि नहीं कह रहा है। नंबर 1, उच्चतर शिक्षा में समग्र पंजीकरण अनुपात को 2035 तक बढ़ाकर 30% करना चाहिए। क्रेडिटों के हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए क्रेडिट शैक्षिक बैंक की स्थापना की जाए। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए शीर्ष संस्था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाए। या NEP 2020 में लैंगिक जेंडर समावेशन कोष की स्थापना पर बल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्चतर शिक्षा में समग्र पंजीकरण अनुपात को 2035 तक बढ़ाकर 30% नहीं बल्कि 50% करने का लक्ष्य है, तो यही गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। तो नोबेल का शांति पुरस्कार जो 2021 का दिया गया था वो मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रेयेविच मुरातोव को दिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2001 पूछ लिया गया था तो उससे सवालात आ जाते हैं। देखिए करंट अफेयर्स में आप 1 साल का करंट अफेयर करके ज़रूर जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगला सवाल है कि भाला यानी जेवलिन फेंकने वाले निम्नलिखित भारतीयों में से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता। तो आप लोगों को पता है कि भाला फेंकने वाले निम्नलिखित भारतीयों में से सबसे जो है मशहूर हो चुके हैं नीरज चोपड़ा जी। तो नीरज चोपड़ा ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि सूची 1 में दी गई निम्नलिखित शैक्षिक संस्थानों का मिलान सूची 2 में दी गई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 ओवरऑल से कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो रैंक है वो कितना था, 23, 1 का 4। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो रैंक है वो कितना है, 11। ठीक है दोस्तों, और सी का 1 यानी जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय जो JNU है उसका रैंक कितना है, 10। और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, इनका रैंक जो है 25 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया था नवोदय विद्यालय में कि इस पेपर में किस समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी धरोहर योजना बनाई गई है। तो हमारी धरोहर योजना जो बनाई गई थी वो भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का सवाल यह है कि किस देश ने हाल ही में दानुड़ी नामक मून मिशन प्रारंभ किया। तो दानुड़ी नामक मून मिशन जो प्रारंभ किया था वो दक्षिण कोरिया ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये KBS में जो 10 नंबर का करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK आया था उसी के सवाल हैं दोस्तों। ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही आए थे, इस वजह से हम लोग पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद शायद रीजनिंग के सवाल आएंगे तो उसको देखेंगे। देखिए अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में
श्रीमद राजचंद्र मिशन परियोजना की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य ने रखी है दोस्तों? ये इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात ने जो है श्रीमद राजचंद्र मिशन परियोजना की आधारशिला रखी थी हाल ही में। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में बच्चों के लिए युविका 2022 नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है दोस्तों, तो इसने जो है युविका 2022 नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था, इसरो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल और करेंट अफेयर्स का ये लास्ट सवाल है मेरे ख्याल से, जो पूछा गया था 2021 से 2026 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्रीय करों से राज्य को हस्तांतरित होने वाले कर का प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 41 है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 41। चलिए आगे देखते हैं, और आगे जो है करंट अफेयर्स के सवाल को देखते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। एक सवाल ये पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण। नंबर बी, सरकार और भारत की संसद। और नंबर सी, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सब, यानी ए बी सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और आगे जो है देखिए यहाँ से रीजनिंग के सवाल शुरू हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करके अनिल ने कहा, वह मेरी माँ के एकलौते भाई के एकलौते भांजे की पत्नी है। वो महिला अनिल से कैसे संबंधित है? देखिए कितना आसान है दोस्तों। देखिए, आप अनिल अपने आप को मान लीजिए और किसी महिला को आप कह रहे हैं कि वह मेरी माँ, यानी मेरी माँ का एकलौता भाई। मेरी माँ का एकलौता भाई क्या होता है? मेरी माँ का एकलौता भाई मेरा मामा होगा, और मेरे मामा के एकलौते भांजे की पत्नी है, तो मेरे मामा के एकलौते भांजे, यानी मेरे मामा का एकलौता भांजा कौन हो जाएगा? खुद मैं हो जाऊंगा, यानी अनिल हो जाएगा। और कह रहा है कि अनिल की पत्नी है, यानी भांजे की पत्नी है, यानी वो मेरी खुद पत्नी है, यानी अनिल की पत्नी हो गया। तो वो महिला अनिल से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है का मतलब ये है कि वो महिला अनिल का क्या लगती है? तो वो महिला अनिल का पत्नी लगती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इनका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल जो रीजनिंग का है वो है, एक रसोई की गाड़ी में 5 ट्रे ए बी सी और डी इस प्रकार रखी गई है कि सी को डी के ऊपर, देखिए सी को क्या कहा है? जिस तरह कहा है उस तरह आप कीजिए। सी को डी के ऊपर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये कहा, आप लिख दिए। ई को ए के नीचे, ई को ए के नीचे कहा गया है, यानी ए के नीचे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और डी को ए के ऊपर, और देखिए डी को क्या कहा है? ए के ऊपर, यानी इसके ऊपर है डी। ठीक है दोस्तों, और बी को ई के नीचे रखा गया है, तो सबसे लास्ट में कौन है? बी, यानी इसके नीचे जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में। अब सवाल क्या कर रहा है कि सबसे ऊपर कौन सी ट्रे है? तो आप देखिए सबसे ऊपर कौन सी है? सी। ऑप्शन नंबर जो है सी जिसमें है वो जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी, या फिर कमेंट में बताएं, नहीं तो मैं और भी अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा। चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल जो है क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके कुछ समय बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इस ऐसे सवालों में आपको हमेशा जो है उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, ये सारे बना लेने होंगे। तो ऊपर क्या होता है दोस्तों? यन, नीचे यस, डब्ल्यू और ई। तो ये हो गया। अब क्या कर रहा है? सवाल को देखिए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, इधर चल रहा है, ठीक है। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए बाईं ओर का मतलब होता है कि एंटी क्लॉक, इधर से मुड़ना, ऐसे इधर जाना है ना, बाईं ओर। और
जो है क्लॉकवाइज होता है इधर से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से चलना शुरू किया है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वो क्या हो जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी इधर जा रहा है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद 45 डिग्री जो है वो यहाँ आया और वो 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो इसके इधर मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है दोस्तों। बाईं ओर 45 डिग्री, यहाँ 45 का कोण बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या करा है, उसके कुछ समय बाद 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, अगर एक दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है फिर उसी दिशा में जो है 45 डिग्री मुड़ जाता है तो वो वहीं पर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, और वह कौन सी दिशा हो जाएगी, वो हो जाएगी दिशा उत्तर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ये ज्ञात कीजिए कि कौन सी निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि यल जो है बड़ा है और बराबर है पी से, ठीक है भाई। उसके बाद डब्लू छोटा है पी से, ठीक है, और यम जो है छोटा है डब्लू से। तो यहाँ कह रहा है कि निष्कर्ष में कौन कौन सा सही हो जाएगा। क्या जो है 1 नंबर में कह रहा है कि क्या पी जो है यम से बड़ा होगा, तो क्या पी जो है एम से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एम तो सबसे बड़ा है और यहाँ पे एम छोटा दिखा रहा है डब्ल्यू से, बिल्कुल 1 नंबर तो सही है। और आगे देखिए क्या कर रहा है कि एम छोटा है यल से, यानी यल बड़ा है एम से, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि एम तो यहाँ सबसे छोटा दिखाया गया है। तो कथन 2 भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखें। आगे देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो कह रहा है कि आसमान का रंग क्या है, ये सवाल है। आसमान का रंग क्या है, आप सबको पता है कि आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है। तो 1 नंबर में कह रहा है कि लाल हरा है, हरा नीला है, नीला गुलाबी है और गुलाबी लाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, नंबर 1 में है अकेला 1 पर्याप्त है जबकि अकेला 2 पर्याप्त नहीं है, अकेला 2 पर्याप्त है जबकि अकेला 1 पर्याप्त नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा कि अकेला 2 पर्याप्त है जबकि अकेला 1 पर्याप्त नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल में क्या पूछा गया है कि कुछ अध्यापक है, कुछ अध्यापक गायक है, कुछ गायक नर्तक है, परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। निम्न में से कौन सी आकृति उपर्युक्त कथनों में दिए गए संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ अध्यापक गायक है, यानी ये जो है ऐसे दर्शा रहा है कि ये जो है अध्यापक मान लीजिए ये अ है, ठीक है, और कुछ गायक जो है क्या है, नर्तक है, और कुछ गायक क्या है, नर्तक, यानी ये गायक का है और ये नर्तक का हो गया, ठीक है दोस्तों। परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। तो निम्न में से कौन सी आकृति उपयुक्त कथनों में दिए गए संबंध को दर्शाता है, कौन सा आकृति आपको नजर में आ रहा है चारों में, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है देखते हैं, और यह है दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका लुप्त पद जो है हम लोगों को ज्ञात करना है, और लुप्त पद इसका क्या होगा ये हम लोगों को पता लगाना है। 5, 9, 27, 31 और यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 159 और 1113। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या कहानी बन रही है। 5 से 9 गया +4 हो रहा है, ठीक है, 5 से 9 गया +4 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग +4 लिख देंगे, थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, इसी में कर देंगे। तो यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों, +4 हो रहा है। और अगला क्या हो रहा है, +4, उसके बाद 9 या 27, उसके बाद गुना 3 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हो रहा है, 27 से 3 फिर +4 हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये गुना 3 है, तो ये अभाज्य संख्या को लिया गया है, फिर गुना 5 कीजिए इसको आप, 31 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 155 आ जाएगा।
क्या 155 में 4 जोड़ने से 159 आता है? बिल्कुल आता है। तो ये कहानी बन रही है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। 5 के बाद क्या आता है अब विषम संख्या 7। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, अगला सवाल यह है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो इसका जो है अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? देखिए बी का जो है आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेटिकल नंबर कितना है। बी का जो है स्थान 2 है, ई का 5, जे का कितना है दोस्तों 10 और उसके बाद क्यू का है 17। तो आप जब इस तरह देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है और यहाँ पे जो है कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, यानी 3 5 7। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका, क्यू का 17 है सॉरी, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका 9। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 9 बढ़ जाएगा तो आप क्यू में 9 जोड़ेंगे, यानी 17 में जब आप 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 26। और आप सबको पता है कि 26 में कौन सा लेटर आता है, वो आता है Z, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा Z। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका राइट आंसर Z है, यानी अगला पद ज्ञात करना था। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 कार्रवाई 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानिए तथा कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह निर्णय कीजिए कि सुझाई गई कौन सी कार्रवाई तर्कसंगत रूप से अनुसरणीय है। तो कथन यह है कि ज्यादातर किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रसित है। एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, खून की कमी से होने वाली बीमारी को ही एनीमिया कहते हैं। तो देखिए इसका जो 2 कंक्लूजन दिया है, क्या दिया है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का मुफ्त वितरण सभी प्रभावित लड़कियों में अवश्य ही होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करेगा तो क्या होगा, इससे कम होगा। सही बात है। और दूसरा कथन देखिए, लौह तत्व युक्त भोजन विषय पर जागरूकता अभियान सुनियोजित होना चाहिए। तो ये भी जो है सरकार को पहल करनी चाहिए, यानी दोनों कथन क्या है, अनुसरणीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 अनुसरणीय है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए इसका इंग्लिश भी आप लोग जरूर देखें। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो बिल्कुल इंग्लिश वालों से तो बिल्कुल, अगर इंग्लिश किसी ने पढ़ा है तो यहाँ से तो क्लियर हो जाता है कि इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क दिया है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद होता है। ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। जी नहीं, सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होता है, इसलिए थोड़ी होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है राष्ट्रपति बनता है। अगर ऐसा होता तब व्याख्या सही होता। इसलिए यहाँ पे व्याख्या जो है सही व्याख्या नहीं है, बल्कि दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से 10 रीजनिंग जो था वो खत्म हो गया और कंप्यूटर जो 10 नंबर का पूछा गया था उनको हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर वाले भाग में एक चीज आप लोग करेंगे कि इंग्लिश वाले पर्सन को भी आप लोग जरूर देखें। हालांकि मैं यहाँ पे दोनों को आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। मैं एक कोड का हिस्सा हूं जिसे किसी डाटा को करप्ट या बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डाल दिया जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको वायरस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और आप लोग इसको देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक। माइक जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी एलसीडी स्क्रीन, प्लॉटर और स्पीकर ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माइक एक जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में अगर आप जाएं तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जरूर देखें, क्योंकि आजकल कंप्यूटर आईसीटी 5 नंबर 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, और सिलेबस पे पकड़ होनी जरूरी है, आप सिलेबस को जरूर देखें। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इंटरनेट के लिए एक दूसरा नाम कंप्यूटर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों में उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कलेक्शन, यही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका इंग्लिश आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट।
आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि सोनी का अपने फोटोग्राफी क्लब के लिए न्यूज़लेटर बनाना चाहती है। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? MS वर्ड। ठीक है दोस्तों, ऐसे कामों के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और देखते हैं अगला सवाल। देखिए, इसका इंग्लिश जरूर देखें। इस सवाल का इंग्लिश तो बहुत जरूरी है क्योंकि इसका इंग्लिश में ही आंसर छुपा है। आगे देखिए, व्हाट डज द यस इन द प्रोटोकॉल HTTPS सिग्निफाई इन द वेब एड्रेस? तो कह रहा है कि HTTPS में जो यस होता है उसका क्या फुल फॉर्म होता है? इट इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है आप सब कमेंट में बताएं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही आसान है। देखिए, वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTPS में यस का क्या अर्थ है, यानी यस का क्या मतलब है? तो यस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है दोस्तों, और मैं पूरा आप लोगों को बता ही देता हूँ कि HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस जो जुड़ा रहता है वो होता है जो है सिक्योर यानी सुरक्षित प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करना है आपको पेपर में। और जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, HTTP से एक सवाल और पूछ लिया गया था कि मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूं, आप मुझे सभी वेब एड्रेस में दिखते हैं, मैं कौन हूं? तो ये कह रहा है कि मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूं, आप मुझे सभी वेब एड्रेस में भी देखते हैं, मैं कौन हूं? तो मैं हूं HTTP। ऑप्शन नंबर 3 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप इनका फुल फॉर्म को भी याद जरूर रखें क्योंकि अक्सर जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउज़र को भेजा गया थोड़ा सा टेक्स्ट हूँ जो आपके द्वारा उस वेबसाइट को देखने को, याद रखने और जानकारी देने के लिए है, मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ दोस्तों? मैं हूँ कुकीज़। आप सबको आता है ना, कुकीज़ के लिए जो है ओके करें और आपको जो है उस तरह के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जब भी आप जो है नेट ऑन करेंगे। तो इसलिए ये कुकीज़ के बारे में भी आप एक बार पढ़ लेंगे। आगे देखिए, CPU का प्रथमा अक्षर अर्थ है, इंग्लिश भी देख लीजिए, व्हाट डज द एक्रोनिम CPU स्टैंड फॉर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये बहुत आसान था, इसको कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है, आप सबको मालूम ही है। अब देखिए, एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन उपयोगी होगी? तो Ctrl+C हम लोग यूज करते हैं दोस्तों जब हम लोग किसी चीज़ को पेस्ट करते हैं। जब किसी चीज़ को जो है हम लोग को कॉपी करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? Ctrl+C दबाते हैं और वो कॉपी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, टू कॉपी एन इमेज फ्रॉम वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन टू अनदर स्लाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन विल बी यूजफुल? तो Ctrl+C ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल दोस्तों यहाँ से जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का है, 10 क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट इसको। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला सवाल है दोस्तों वह है कि निम्न शिक्षण अधिगम क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए तथा अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से दीजिए। तो इसको जो है आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उद्देश्यों का सूत्रीकरण, फिर क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान को वर्तमान प्रकरण से संबंध करना, फिर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, फिर मूल्यांकन और पुनर्शिक्षण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी DAEBC। ठीक है दोस्तों, इसको आप ये देखिए कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो क्या करेंगे आप? इस क्वेश्चन को अपने नोट कॉपी में लिख लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम हेतु समस्या समाधान उपागम का उपयोग करते हुए छात्रों को नियमित एक समान कार्य तथा गृह कार्य देना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतर छात्रों के लिए कम मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में प्रथम चरण क्या होगा? तो प्रथम चरण क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का इंग्लिश होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट इसको कहते हैं दोस्तों। और प्रथम चरण इसका क्या होता है?
कोर्स यानी पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक आदर्श शिक्षण हेतु एक अध्यापक को क्या होना चाहिए? आवश्यकता अनुसार लचीले सिद्धांत वाला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। काफी आसान ही था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको सिर्फ माइंड लगाना है। देखना चाहता है नवोदय विद्यालय वाले कि आप जानते कितना है। कक्षा कक्ष में व्यवहार नियंत्रण का प्रमुख आधार होगा। तो कक्षा कक्ष में व्यवहार नियंत्रण का प्रमुख आधार क्या होगा? बालक का अभिप्रेरण यानी चाइल्ड मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्रों को भी पढ़ाना हो तो आप कक्षा में उससे कैसा व्यवहार करेंगे? तो आप कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों? उसके लिए आगे की एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके गति के अनुसार शिक्षण का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सबसे सुइटेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है, इसमें आप इम्पैथी और सिंपैथी, ये दो जो वर्ड है, इसी को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि लोग हिंदी देख करके कभी कभी नहीं कर पाते हैं और इंग्लिश वाले को देख करके उसको समझ में आ जाती है। तो इंग्लिश वाले पार्ट को भी आपको देखना जरूरी है। देखिए, डेस महत्वपूर्ण है। जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को संप्रेषित करता है या करती है तो क्या होता है? प्रानुभूति होता है। इसका इंग्लिश होता है इम्पैथी। क्या होता है दोस्तों? इम्पैथी। तो इसको आप लोग याद रखें। बहुत कोई सिंपैथी देख करके लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे असल में इम्पैथी ही राइट आंसर होगा। और यानी प्रानुभूति महत्वपूर्ण है जब अध्यापक अपने विद्यार्थियों को संप्रेषित करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है। वह अपनी असफलता के लिए दोषपूर्ण प्रश्न पत्र के बनाए जाने को उत्तरदायी ठहराता है। वह किस रक्षा तंत्र का प्रयोग कर रहा है? तो वो जो है तार्किकीकरण का उपयोग कर रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीशनलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, रीशनलाइजेशन कहा जाता है। अगला सवाल यह है कि एक अध्यापक पाता है कि विद्यार्थियों में परस्पर विरोधाभास है और वे दबाव में हैं। अध्यापक ये निष्कर्ष निकालता है कि विद्यार्थी भय की स्थिति में है, प्रतियोगिता की अवस्था में है, तनाव की अवस्था में है या मानसिक विकार की अवस्था में है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनाव की अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी क्या होते हैं? तनाव की अवस्था में होते हैं, तो वो अपने आप में विरोधाभास होते हैं और दबाव महसूस करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, स्ट्रेस में होते हैं। इंग्लिश में स्ट्रेस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल यह है कि अध्यापन नहीं है, यानी टीचिंग इज नॉट अ क्या हो जाएगा दोस्तों? वे ऑफ डेवलपिंग नेशन ग्रोथ इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 3, यानी अध्यापन जो है राष्ट्रीय विकास संकेतक विकसित करने का तरीका नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन बालक को निर्देशित करने वाला व्यवसाय है, मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु एक व्यवसाय है, समाज को प्रगति करने में सहायक होता है। ये 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है। अध्यापन नहीं है, राष्ट्रीय विकास संकेतन तक विकसित करने का तरीका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, ये तो सब्जेक्ट का आ गया। हम लोग जो अब देखेंगे क्वालिफाइंग पेपर देखेंगे दोस्तों। क्वालिफाइंग पेपर में 30 सवाल पूछे गए थे और इसका जो है उसको भी हम लोग जो है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वालिफाइंग पेपर, अगर इसमें क्या था कि क्वालिफाइंग पेपर में आपको 4 नंबर लाना ज़रूरी था, 10 में से 4। अगर 10 में से आपने 4 नहीं लाया तो आपके बाकी के जो है सवालात चेक होंगे ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का है, 10 नंबर का है। इसमें से 4 नंबर लाना ज़रूरी है और नेगेटिव मार्किंग भी है। बहुत किसी को लगता है कि नवोदय में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो गलत है। नेगेटिव मार्किंग है हर सवाल में। एक सवाल के लिए 0.25 नंबर कट जाएंगे अगर आपने गलत किया। तो ये पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे, मैं जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूँ। द वैल्यूज डिपिक्टेड इन प्री 1947 मूवीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंटिन्यू टिल द 50s। तो सबसे ज़्यादा जो क्या होता है, हम हिंदी वालों का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इंग्लिश पैसेज को सोल्व करने में। तो आप इसका प्रैक्टिस करें बार बार, और जो है प्रैक्टिस से ही आप इसको सोल्व कर सकते हैं और पैसेज में ही ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, ए रिफॉर्मिस्ट इज अ पर्सन हूँ। तो रिफॉर्मिस्ट यानी सुधारक किसको कहते हैं? वांट्स टू चेंज सोशल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फटाफट। अगला सवाल था कि बिफोर 1947 द सोशल कंटेंट डिपिक्टेड इन इंडियन सिनेमा फेवर्ड ए सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पहले पैसेज को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे, फिर ये सारे सवालों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द मूवी अछूत कन्या
अछूत कन्या जो है किसके बारे में था? टूक अ बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी के बारे में जो है ये जो है उठाया था अछूत कन्या। आप पढ़ेंगे पैसेज तो पता चल जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, और इस पैसेज का लास्ट सवाल ये है कि इन संतारामन्स दुनिया ना माने द वर्ल्ड मैन मैरिंग अ यंग गर्ल एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, दुनिया ना माने द वर्ल्ड मैन मैरिंग यंग गर्ल एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, अगला आप देख लेते हैं। देखिए इरर से क्वेश्चन आया था कि इरर में कौन सा इरर है। इसमें आप देखिए द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ABCD, वन ऑफ विच हैज एन इरर, चूज द पार्ट विच हैज द इरर। तो किसमें इरर है? बाटा इज सुपीरियर देन अदर शू ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में जो है दोस्तों इरर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 2 नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आया था वो खाली जगह से आया था। क्या पूछा था कि आफ्टर बीइंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड सी डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे डाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तो ये जो है सबसे नियर में कौन है, यानी एंटोन साइनोनिम है ये, और इसको आपको बताना है कि आरडिवस का साइनोनिम क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेन्यूअस। स्ट्रेन्यूअस जो है इसका साइनोनिम होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, और अगला है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये एंटोनिम है दोस्तों, ये गेरुलस का जो है एंटोनिम पूछ लिया गया है। गेरुलस मतलब होता है कि ज़्यादा बोलने वाला, जैसे नरेंद्र मोदी साहब है, बहुत बोलते हैं, आप इससे याद रख सकते हैं। हालांकि मैं उसकी अवहेलना नहीं करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन ज़्यादा जो नेता लोग होते हैं छोड़ने वाले होते हैं, तो उसको आप गेरुलस कह सकते हैं। और इसका जो उल्टा होगा दोस्तों वो हो जाएगा रिजर्व्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व्ड। यानी एक और वर्ड होता है रेटिसेंट, इसका उल्टा रेटिसेंट भी होता है। तो ये वर्ड भी आप लोग लिख सकते हैं। गेरुलस का जो उल्टा होता है मतलब कम बोलने वाला, कम बोलने वाला को रेटिसेंट या रिजर्व्ड कहते हैं, और ज़्यादा जो बोलता है वो गेरुलस कहते हैं। कम बोलने वाला मनमोहन सिंह है, जो बहुत कम बोलते थे। आप इस तरह याद रख सकते हैं। मैंने सिर्फ याद रखने के लिए ये दोनों उदाहरण पेश किए हैं। चलिए आगे चलते हैं, और अगला सवाल यह है कि द लायन वाज चेसिंग द डियर फेरोसली। इसका जो बनाना है आपको वो वॉइस में इसको चेंज करना था दोस्तों, तो इसको करेक्टली चेंज करना था। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका द डियर वाज बीइंग चेस्ड बाय द लायन फेरोसियसली। तो इसका ऑप्शन राइट 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। देखिए हिंदी के 10 सवाल थे, इंग्लिश के और हिंदी के भी 10 सवाल पूछे गए थे। इसमें भी 4 नंबर आपको लाना था। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है, तो व्यंजन संधि किसमें है? दिगंबर में। इसका जो संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? दिक प्लस अंबर, तो वो भी आप लिख लेंगे। आगे देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी लोककथि का सही अर्थ क्या है? निष्पक्ष न्याय करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला सवाल है कि सागर का समानार्थी शब्द है। तो सागर का समानार्थी शब्द जो है पयोधि, पयोनिधि और रत्नाकर, ये तीनों हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है सागर का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जलधर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जलधर हो जाएगा। यहाँ पे सवाल ही गलत पूछ लिया गया है। यहाँ कहना था कि समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि यहाँ पूछ लिया है समानार्थी शब्द है। इसीलिए जो है आंसर की में तीनों दे रखा है, पयोधि, पयोनिधि और रत्नाकर, ये सागर का समानार्थी शब्द है। जबकि जलधर किसका है? बादल, जलधर को बादल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेघ, समझे ना, ये है इसका पर्यायवाची। अगला देखते हैं, जिसमें जानने की इच्छा हो उनके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। ठीक है दोस्तों, और अगला सवाल है, भाई बहन शब्द में समास है, भाई और बहन यानी द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? तो इसका जो उत्तर दिया था, इसका राइट आंसर दोस्तों मुझे तो अभी याद नहीं है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा। चलिए अगला देखते हैं, अभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द है। तो अभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द क्या है? बाह्य। ठीक है दोस्तों, बाहरी भी दिया हुआ है, लेकिन बाहरी नहीं है। अभ्यंतर का बाहर, अगर आंतरिक देता तो बाहर होता, लेकिन यहाँ पे अभ्यंतर दिया हुआ है तो बाह्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, और ये गद्यांश दिया हुआ था, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद सवालों का जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान था। गद्यांश के अनुसार समाज में मनुष्य कब रहने योग्य नहीं रह जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जब किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देखकर भी मुंह में से धन्य नहीं निकलता।
तब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है, और इसका क्या है, हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते यदि सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और अगला और इस का लास्ट सवाल है कि श्रद्धा द्वारा हम स्वीकार करते हैं, श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी नहीं है, कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा कि श्रद्धा द्वारा हम स्वीकार करते हैं, कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला जो है ये उर्दू का दिया हुआ था, तो जिसको उर्दू नहीं देखना है तो वो वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं, और जिसको देखना है तो मैं 2 मिनट में देख लेता हूँ। इसमें भी 10 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 4 सवाल जो है लाए गए थे। ये पार्ट 6 है, मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसको पास करने से ही जो है आपका क्या होगा कि बाकी सब पेपर जांच होगा, वरना अगर 4 से कम नंबर लाए तो आपका एवल्यूशन होगा ही नहीं। तो लास्ट देख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट में सारा देख के ख़त्म करते हैं कि पत्थर कोयले को जलाने से जो बिजली हासिल होती है उसे क्या कहते हैं। तो जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, हरारती बिजली कहते हैं। और ये दूसरा सवाल, हासिल की जमा क्या होती है, हासिल की जमा हसूल होती है। और अगला सवाल ये है कि बिजली की मांग में इजाफे का सबब क्या है, तो घरेलू इस्तेमाल और सनतों का फैलाव, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका भी राइट हो जाएगा। और अगला सवाल ये है, इंसान की ज़िंदगी किसके बगैर मफलूज और अधूरी रह जाती है, तो बिजली के बगैर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और एक सवाल ये पैसेज से, इनकार का मुतजाद यानी जिद उल्टा क्या होगा, तो इनकार का इकरार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, खाक उड़ाना मुहावरे का मतलब जेल में से कौन सा है, तो खाक उड़ाने का मतलब होता है बदनाम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये देखते हैं, मकाम का मुतरादिफ जेल में से कौन सा है, तो मकाम का मतलब होता है जगह, ऑप्शन नंबर 3 इसका भी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की, इस कहावत का क्या मतलब है, वह बात जो 100 छोटी छोटी बातों पर भारी हो, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 100 सुनार की एक लोहार की, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, इंसाफ करने वाले को क्या कहते हैं, तो इंसाफ करने वाले को मुनसफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनसफ। चलिए अगला, राजा का मुअन्नस जेल में से कौन होगा, तो राजा का रानी होता है, आप सबको मालूम ही है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारे जो 70 सवाल पूछे गए थे हम लोगों ने देख लिया है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और उन दोस्तों को जरूर भेजें जो केंद्रीय विद्यालय का तैयारी कर रहा है, ताकि उनको जो है आगे में जो पेपर्स आएंगे वो उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है दोस्तों, DSSB राजस्थान टेट, हरियाणा टेट की जो तैयारी करते हैं उन तक भी जरूर पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।